मेरे पापा ने मुझे बताया था एक्चुअली कि एमके यादव सर हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। मैं तो बहुत खुद को लकी फील करती हूँ, मेरी फ्रेंड ने आपको सजेस्ट किया था। मैंने आपका ही कोर्स इसलिए ज्वाइन किया था क्योंकि आपके कोर्स से ये था आंसर राइटिंग भी डे टू डे एक्टिव हो जाएगी। तो हस्बैंड यही बोले कि नहीं, इनका सर का करो, आइए सबका बैच आ रहा है, तुम बस ये ज्वाइन करो। उसका फायदा सर मुझे ये हुआ, और मुझे नहीं पता सर, मैं वो 5-5 मिनट में आंसर लिख रही थी वहाँ पे। तो सर से मैं एक बार मिला तो वो बोले कि तुम बस झेल जा किसी तरह मेरे को 1 महीना। सर जैसे आपने पहले क्लासेस ली थी साइंस ऑफ आंसर राइटिंग में, 8 से 10 क्लासेस शायद थी, तो उसके बाद एक दिमाग में एक फॉर्मेट सा बन गया था। तो आपका प्री के लिए, यूपीएससी प्री के लिए भी कोई बैच चलता था, तो मेरा सर एक ड्रीम था कि कभी मैं मेंस दूंगा तो आपके साथ। जो सिलेक्शन दिलाया वो आइए सभी था। सर मेंस आंसर राइटिंग सर मैंने आपका कोर्स ज्वाइन किया था 2024 में। सर मेरा बेसिक मटेरियल केवल आपका था सर। लॉजिक ये तक मैं आपको पहले से जानता था। फिर मुझे एमके सर के बारे में पता चला। आपकी मैंने क्लासेस देखे हुए थे YouTube पे। मैं आईएएस सर से एसोसिएटेड थी। आई वुड से थैंक टू द आईएएस टीम। द आईएएस हब नाम की कोचिंग है एमके यादव सर की। यादव सर के बारे में जानकारी मिली। मैंने आईएएस सबसे यूपीपीसीएस प्रीमियम बैच ज्वाइन किया था। आईएएस हब द आईएएस हब की वेबसाइट पर यूपीपीसीएस टॉपर्स की आंसर कॉपीज फ्री में उपलब्ध हैं। उन्हें आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड करके आंसर राइटिंग सीखें और अपनी रैंक सुनिश्चित करें। हेलो एवरीवन, मेरा नाम रोहित रंजन है और मैंने 70th बीपीएससी में 189 रैंक और मुझे एसडीएम का पद प्राप्त हुआ है। तो मैं सबसे पहले दिल्ली नॉलेज ट्रैक चैनल का थैंक यू बोलना चाहूँगा जो मुझे इस प्लेटफॉर्म पे आके अपना एक्सपीरियंस शेयर करने का मौका दिया। तो मैं सबसे पहले अपने बारे में ब्रीफ करना चाहूँगा। तो मेरी जो 10th और 12th की पढ़ाई है वो मेरी होम डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरपुर से हुई है। मैंने अपना बीटेक जो है वो एनआईटी सिक्किम से इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 2021 में किया। उसके बाद मेरा कैंपस प्लेसमेंट हो गया था, तो मैं इंटेल कॉर्पोरेशन नाम की संस्था में एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्लेस्ड हो गया था। उसके बाद मैंने जॉब छोड़ के मैंने अपनी सिविल सर्विसेज की तैयारी में अपना कदम रखा था। तो मैं इस सेशन में सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंस है मेंस आंसर राइटिंग की उसकी बात करूंगा, और दूसरा जो सेक्शन है वो कि मैं कितना चैलेंजेस था मेरे लिए कि जॉब छोड़ के तैयारी करना, और किस किस तरह के सिचुएशंस एक एस्पिरेंट्स के पास आते हैं जो वो जॉब में रहते हैं या जॉब छोड़ के तैयारी करते हैं। तो मैं सबसे पहले मेंस आंसर राइटिंग की बात करूंगा क्योंकि मेरा ये दूसरा प्रयास था और मेरा सेकेंड अटेम्प्ट में ये मुझे बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस मिला है। तो मेरा फर्स्ट मेंस था, फर्स्ट इंटरव्यू था, और मुझे क्योंकि मुझे ये पद प्राप्त हुआ है तो मुझे लगता है कि मैं एक राइट कैंडिडेट हूं जहां पे मैं अपना आंसर राइटिंग स्ट्रेटजी को आपके सामने अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूं। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि आंसर राइटिंग स्ट्रेटजी कितना इंपॉर्टेंट है और इसे हमें कैसे अपने प्रिपरेशन के दौरान इवॉल्व करना चाहिए। देखिए, पीटी तो एक इम्पॉर्टेंट चरण है ही है सिविल सर्विसेज बीपीएससी के लिए, लेकिन आंसर राइटिंग इंपॉर्टेंट जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजी जो है सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है बीपीएससी के लिए। जहां पे तक आपको पता होगा कि ये 900 मार्क्स का होता है, जहां पे 5 पेपर होते हैं जिसमें 3 पेपर जो है वो मैंडेटरी होते हैं और 2 पेपर क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं, जहां GS1, GS2 और एसए के लिए। तो यहाँ पे मैं तीनों सब्जेक्ट को बारीकी से मैं चर्चा करना चाहूंगा कि जहां पे मेरी क्या स्ट्रेटजी रही है इन तीनों सब्जेक्ट के लिए, जिसके कारण मुझे काफी हद तक अच्छे नंबर मिले होंगे, जिसके कारण मुझे बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस मिला है। तो सबसे पहला जो है कि हमें आंसर राइटिंग का स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए और हम इसकी प्रिपरेशन कैसे करें। तो मैंने GS1 के लिए सबसे पहले जो फोकस रखा था वो मैंने DI पे रखा था, क्योंकि DI अगर आप देखें तो वो एक हाई स्कोरिंग टॉपिक और हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट हो जाता है GS1 के लिए, जहां पे आप 72 आउट ऑफ 72 भी स्कोर कर सकते हैं। तो मैंने 70 बीपीएससी में अराउंड एक ही मेरे DI गलत हुए थे, जहां पे मुझे 64 मार्क्स के सही हुए थे। तो मैं DI के लिए मैं DI का जो RS अग्रवाल की क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बुक है, मैं उससे क्वेश्चन डेली 4 क्वेश्चन सॉल्व करता था। और जब भी आप GI के क्वेश्चन सॉल्व करें तो आप उसमें ध्यान दें कि आपको क्वेश्चन एक टाइम मैनर में सॉल्व करना है। जैसे मैंने अपना टाइम मैनेजमेंट रखा था कि 45 मिनट्स में मैं DI के क्वेश्चंस को रूम पे ही प्रैक्टिस करके सॉल्व करना है विद द स्टेप्स, विदाउट स्टेप्स नहीं करना है, क्योंकि विदाउट स्टेप्स करेंगे तो मार्क्स डिडक्ट होंगे और फुल मार्क्स आपको नहीं मिल पाएंगे। तो DI पे सबसे ज्यादा आपको ध्यान देना है, क्योंकि आप DI में अगर 72 आउट ऑफ 72 स्कोर कर लेते हैं या एक ही क्वेश्चन गलत होता है तो आप अराउंड 170 के अराउंड आप स्कोर कर सकते हैं। तो DI सबसे पहला सेक्शन है। दूसरा सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो हिस्ट्री में खासकर टॉपिक्स जो है स्टैटिक ही पूछे जाते हैं। जहां पे टॉपिक्स को मैं कैटेगराइज करूं तो आप पर्सनालिटीज में देखेंगे तो महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर से पूछे जाते हैं। आर्ट एंड कल्चर में पाला आर्ट है, गुप्ता आर्ट है और पटना कलाम है। तो कभी पटना कलाम से क्वेश्चन पूछे जाएंगे या कभी पाला आर्ट से या मौर्य आर्ट से पूछे जाएंगे। तो आप इन तीनों टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर कर ले। तो मैंने क्या किया था कि मैं इन तीनों टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ के मैं कोचिंग को कोई रिसोर्सेज का यूज करके मैंने अपना एक नोट्स बना लिया था
और मैं फिर उसी चीज को मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करता था। तो पर्सनालिटीज और आर्ट एंड कल्चर की बात कर ली। फिर उसके बाद आप मॉडर्न हिस्ट्री के ही टॉपिक्स पूछे जाते हैं। जहां तक आप देखोगे तो कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट एक्ट हर साल एक ना एक क्वेश्चन रिपीट होते ही होते हैं। जैसे 70 में 1861 एक्ट आया था, 71 में 1909 काउंसिल एक्ट आया था। तो आप हर एक जो भी टॉपिक पूछे गए हैं पहले के बीपीएससी में, लाइक फ्रॉम 68 टू 71, आप उन टॉपिक को छोड़ के सारे कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट एक्ट आप प्रिपेयर कर ले। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि जो ट्राइबल मूवमेंट है, संथाल हो गया, बिरसा हो गया, इन सब मूवमेंट्स को आप अच्छे से प्रिपेयर कर ले, क्योंकि एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये हो गया। फिर उसके बाद जो भी स्वदेशी मूवमेंट है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, क्यूट इंडिया मूवमेंट है, इन सब टॉपिक्स को आप जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आपको इसमें सेलेक्टिव स्टडी करना है। क्योंकि जितना आप कम पढ़ेंगे, जितना आप कम रिसोर्स को फॉलो करेंगे, मेंस में आप उतना बेहतर करेंगे। क्योंकि मेंस जो एग्जाम है वो प्रैक्टिस का एग्जाम है। यहाँ पे आपको सोच के लिखने का एग्जाम नहीं। जितना ज्यादा आपका प्रैक्टिस रहेगा उतना ज्यादा आप उसका बेहतर कंटेंट पे पकड़ रहेगा, तो आप उस चीज को सॉल्व कर सकेंगे। तो मैं GS1 में हिस्ट्री की बात कर रहा था। अब उसके बाद करंट अफेयर्स, जो करंट अफेयर्स में मैंने क्या स्ट्रेटजी फॉलो की थी, तो मैं विजन IAS के मंथली मैगजीन को फॉलो करता था। साथ साथ मैं और भी जो प्रतियोगिता दर्पण की मैगजीन है उनको। तो आप विजन IAS या प्रतियोगिता दर्पण, अगर आप हिंदी माध्यम के स्टूडेंट है तो प्रतियोगिता दर्पण के साथ जा सकते हैं जो उसकी मंथली आती है। और आप अगर इंग्लिश माध्यम के स्टूडेंट है तो आप विजन IAS की मंथली मैगजीन के साथ आप जा सकते हैं। तो क्योंकि खासकर ये देखा गया है कि 71st में कुछ क्वेश्चंस जो है करंट अफेयर्स के उससे पूछे गए। तो करंट अफेयर्स में कोई ज्यादा टेक्निक आपको इस्तेमाल नहीं करना। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको लिस्ट डाउन करना है, उसको प्रिपेयर करके एक सिंगल नोट्स में आपको इंटीग्रेट कर लेना है। खासकर करंट अफेयर्स में ये भी ध्यान रखना है कि कुछ क्वेश्चन जो आपको नहीं आते हैं लेकिन आपको फ्रेम करके उसको लिखना है। जैसे मैं बात करूं कि अभी WHO का रिकमेंडेशन का एक क्वेश्चन पूछा गया था 71st में, तो आपको उसको लॉजिकल वे में सोच के लिखना था। साथ साथ इंटरनेशनल रिलेशंस में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चल रहे हैं अभी करंट के परिप्रेक्ष्य में, आप उस पर ध्यान दे सकते हैं। तो GS1 में मेरी ये स्ट्रैटेजी रही है। GS2 जो है सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अहम सेक्शन माना जाता है बीपीएससी के मेंस में। तो GS2 में मैंने सबसे पहले साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए मैं जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है पूछे जाते हैं मैं उनको प्रिपेयर किया था। जैसे मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया इसमें, मैंने PYQs के टॉपिक जो है जैसे नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, वाटर और भी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, जितने भी इन सब टॉपिक से जो है मैंने उन सबको लिस्ट डाउन किया, उनके PYQs निकाले और उनका एक बेहतर आंसर उसका तैयार किया। तो उस चीज पे आपको ध्यान रखना है। ये हो गया GS2 की बात। एस्से, क्योंकि एस्से जो है एक बहुत बड़ा सेक्शन माना जाता है बीपीएससी में, जहां पे आपको 3 एस्से लिखना होता है। तो एस्से में आप खासकर ध्यान रखेंगे कि एस्से को जितना अच्छा तरीके से आप रिप्रेजेंट करेंगे, लिखेंगे, मल्टी डायमेंशनल अप्रोच होगा, उतना बढ़िया आपका एस्से में नंबर और स्कोर होगा। जैसे मेरा हमेशा एस्से का अप्रोच रहा है कि मैं तीनों एस्से को डिफरेंट तरीके से लिखने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं बिहार लोकोक्तिया की बात करूं तो मैं लोकोक्तिया हमेशा एक कोट से स्टार्ट करता था और एक स्टोरी से स्टार्ट करता था। जैसे 70 बीपीएससी में जैसन बोबड़ वैसन कटवट था, तो मैंने वहां पे 12th फेल मूवी जो है उसकी स्टोरी वहां पे डाली थी कि जो 12th फेल मूवी में जो एक्टर है उसने उतनी मेहनत की है और उस मेहनत के बदौलत उनको इतना सफलता मिली है। तो जैसा फल उसने बोया है, उन्होंने बोया वैसा फल उनको मिला है। तो ये हो गया बिहार लोकोक्तिया के लिए। सेकंड, जो अगर आपको फिलोसफिकल आ जाता है या जीएस से रिलेटेड आता है तो आप कोई एनेक्डोट से वहां पे स्टार्ट कर सकते हैं। तो मेरा वही टेक्निक था कि मैं पहले एक कोट डालता था, उससे रिलेटेड कोई पर्सनालिटी, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी जैसे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का हो गया या ऑनरेबल प्रेसिडेंट का हो गया, उसके साथ साथ मैं एक एनेक्डोट से उसको स्टार्ट करता था। और जो मेरा तीसरा एस्से होता था, जो फर्स्ट एस्से था, मैं उसको एक कोई रिपोर्ट से स्टार्ट कर देता था। जैसे कंप्यूटर टेक्नोलॉजी या आईटी पे है तो मैं वहां पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो भी रिपोर्ट है उससे कंसर्न रिपोर्ट मैं उसको लिखता था। अब एस्से में आप हमेशा ध्यान रखें कि जितना मल्टी डायमेंशनल आप जाएंगे, पिस्टल अप्रोच, मैं पिस्टल अप्रोच को फॉलो करता था। और इसके साथ साथ मैं और भी जो अप्रोच है, जैसे पिस्टल अप्रोच में आप देखेंगे तो पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, साइंस, टेक्नोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल और साथ साथ में HISG बोले तो हिस्ट्री, इंटरनेशनल रिलेशन, सोशल और जियोग्राफिकल। तो मैं इन सब अप्रोच और इन सब मल्टी डायमेंशनल तरीके को फॉलो करके मैं एस्से की प्रिपरेशन किया था और एस्से को सॉल्व किया था। तो जब भी आप एस्से में लिखे तो आप मल्टी डायमेंशनल और एक फ्लो में लिखे। अब मैं बात करूंगा ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट आप, क्योंकि क्वालिफाइंग नेचर का होता है, तो ऑप्शनल आप कोई भी एक हल्का सब्जेक्ट रख सकते हैं। मैं सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप हिस्ट्री को फॉलो करें, क्योंकि हिस्ट्री का
जो इंपॉर्टेंस है वो पीटी में भी आता है और मेंस में भी आता है और खासकर आपको इंटरव्यू में भी वो हेल्प करेगा। अब जो सेकंड टॉपिक है कि मैंने कैसे आंसर राइटिंग का जो प्रेजेंटेशन टेक्निक है, एक बॉडी पार्ट है, एक फॉर्मेट है, वो कैसा होना चाहिए। तो आप अगर आंसर राइटिंग का देखें तो एक प्रॉपर फॉर्मेट आपको फॉलो करना चाहिए। तो मेरे इस प्लानिंग में सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन, जो सबको पता है इंट्रोडक्शन होता है, बॉडी पार्ट और कंक्लूजन पार्ट। तो इंट्रोडक्शन को हमेशा आप, जैसे मैं एक टॉपिक लूं गवर्नर का, तो गवर्नर के टॉपिक में आप हमेशा इंट्रोडक्शन को आर्टिकल से स्टार्ट करें, कौन सा पार्ट है, गवर्नर का क्या एम है, क्या मेन रोल है, और जो क्वेश्चन का डिमांड है उसको भी मैच करते हैं इंट्रोडक्शन को सॉल्व करें। जब मैं बॉडी पार्ट की बात करूं तो सबसे पहले आप गवर्नर के जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है उसको फंक्शंस में शो कर सकते हैं, और जो भी डिमांड पूछा गया है उस डिमांड को जरूर एड्रेस करें, क्योंकि आप जब डिमांड को एड्रेस करते हैं तो वो प्रेजेंटेशन टेक्निक काफी हद तक इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जब भी हम पॉलिटी के आंसर्स लिख रहे हैं तो उसमें हम इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट और केसेस को भी ऐड करेंगे, जो एक आंसर को काफी हद तक इंप्रूव करती है और एक नेक्स्ट लेवल तक ले आती है। तो मैं हमेशा सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट, इंपॉर्टेंट केसेस को ऐड करता था अपने पॉलिटी के आंसर राइटिंग में, तो उस चीज का आपको ध्यान रखना है। और कंक्लूजन हमेशा पॉजिटिव नोट पे आप हमेशा एंड करें, और कंक्लूजन जब पॉजिटिव नोट पे एंड करते हैं तो वहां पे आप इस बात का ध्यान रखें कि जो क्वेश्चन का डिमांड है उसको भी मैच करे। तो ये आपका एक प्रॉपर फॉर्मेट हुआ। तो प्रेजेंटेशन टेक्निक की अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ा जो आंसर राइटिंग में आपका जो मैटर करता है वो प्रेजेंटेशन टेक्निक आपका कैसा है, आप किस तरीके से अपने आंसर को प्रेजेंट कर रहे हैं। क्योंकि आपको आंसर, अगर आपको मैक्सिमम मार्क्स लेने हैं तो आपको प्रेजेंटेशन टेक्निक पे सबसे ज्यादा आपको काम करना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले क्वेश्चन के डिमांड को पहले देखता था, जो डिमांड में पूछा गया है मैं उस टॉपिक को, उस पार्ट को हेडिंग और सब हेडिंग में कवर करता था, सबसे पहला बात। दूसरा बात, जब मैं आंसर लिख रहा हूं तो उसको बुलेट पॉइंट्स में मैं यूज करता था rather than पैराग्राफ सेक्शन। फिर बुलेट पॉइंट्स में यूज करने के बाद मैं फ्लो चार्ट और डायग्राम्स का बहुत ज्यादा यूज करता था। फ्लो चार्ट और डायग्राम में भी आप ज्यादातर आप देख सकते हैं, तो आप सर्कल का यूज कर सकते हैं, ट्रायंगल यूज कर सकते हैं, स्क्वायर का यूज कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप कितना पॉइंट एड्रेस करना चाहते हैं। या एक क्लाउड शेप का भी आप यूज कर सकते हैं। मतलब हर एक फ्लो चार्ट में डिफरेंट आप फ्लो चार्ट का यूज करेंगे तो आपको आंसर को, जैसे 38 मार्क्स के क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो वहां पे मैं तकरीबन 2 से 3 फ्लो चार्ट वहां पे यूज कर देता था, डिफरेंट फ्लो चार्ट को। तो उस चीज का फ्लो चार्ट का ध्यान रखिए, बुलेट पॉइंट्स का ध्यान रखिए, हेडिंग सब हेडिंग का ध्यान रखिए, और कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनको भी आप अंडरलाइन करने की जरूर कोशिश करें, क्योंकि वहां एग्जामिनर को वो अट्रैक्ट करता है कि आप वहां पे क्या लिखना चाह रहे हैं। तो ये प्रेजेंटेशन टेक्निक है। प्रेजेंटेशन टेक्निक में आप खासकर ये ध्यान दें कि आप अपना आंसर को लेजिबल रखें, नीट एंड क्लीन रखें, और एग्जामिनर को उसको चेक करने में थोड़ा भी दिक्कत न हो, क्योंकि एग्जामिनर ऐसी कॉपी आप ध्यान रखिए कि वो 10,000 से 20,000 तक चेक करते हैं, तो उनपे आपको एकदम लेजिबल और नीट एंड क्लीन रखना पड़ेगा, तभी जाके आप मैक्सिमम मार्क्स इजिली आप वहां पे गेन कर सकते हैं। थर्ड सेक्शन की मैं बात करूं तो आप अपने आंसर को कैसे इनरिच करते हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सब लोग तो आंसर एक प्रॉपर फॉर्मेट में लिखते हैं, लेकिन इनरिच करने का तरीका बहुत ही कॉम्प्लेक्स माना जाता है और एग्जाम हॉल में हम उस चीज को फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो मैं इनरिच करने में मैं क्या करता था कि मैं हमेशा फैक्ट्स को बहुत ज्यादातर यूज करता था, उसमें बजट और इकोनॉमिक सर्वे के पॉइंट्स को भी कवर करता था। अगर मैं इकोनॉमिक्स का सेक्शन लिख रहा हूँ या साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सेक्शन लिख रहा हूँ तो वहां पे बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे तो आएंगे, साथ साथ मैं सेंसस का यूज करता था, जो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स है। जैसे मैं एग्जांपल दूं तो नीति आयोग का एसडीजी इंडेक्स है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स हो गया, नीति आयोग का वाटर कंपोजिट मैनेजमेंट इंडेक्स है, और भी जो नीति आयोग और जो भी गवर्नमेंट के जो मिनिस्ट्री के रिपोर्ट्स आते हैं आप उसको जरूर शामिल करें। यूनाइटेड नेशंस के भी रिपोर्ट को आप शामिल करेंगे तो आपके आंसर में काफी हद तक एनरिचमेंट होगा। तो ये हो गई रिपोर्ट की बात। साथ में आप वहां पे आप नंबर्स को भी शो करें। जैसे मैं नंबर्स को जो शो करता था वो हमेशा फ्लो चार्ट में, जैसे हिस्टोग्राफ या बार डायग्राम में शो करता था। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखें, जैसे 2014 में मिलेट का कल्टीवेशन तकरीबन 20 मिलियन था और 2024 में मिलेट का कल्टीवेशन जो है तकरीबन 100 मिलियन के करीब। मतलब एक एक्यूरेट डेटा तो आपको पता नहीं हुआ, लेकिन तब भी एस्टिमेट के अनुसार आप उसको शो कर सकते हैं। तो उस चीज का आप ध्यान रखें कि बार डायग्राम और हिस्टोग्राम में शो करें, उसको मैप में भी शो कर सकते हैं। अगर ज्योग्राफी में इनरिचमेंट की बात करें तो ज्योग्राफी में आप मैप्स को जरूर शो करें, क्योंकि वो काफी हद तक आपके आंसर को इनरिच करता है। पॉलिटी में आप आर्टिकल्स, शेड्यूल्स और जो इंपॉर्टेंट केस, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है, उनको सॉल्व करें।
करंट अफेयर्स में आप जो करंट के जो केसेस है और जो डायनामिक चीजें करंट के परफेक्ट में हो रही है उनको ज्यादातर सॉल्व करें, और जो भारत के इंटरेस्ट में क्या इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स में उनको सॉल्व करें। और डीआई में आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो हमें जो इनरिचमेंट करना है उसमें डीआई में सिर्फ आपको स्टेप्स को प्रॉपर कवर करना है, क्योंकि आपने एक भी स्टेप छोड़ते हैं तो आपको नंबर काफी वहां पे 1-2 नंबर डिडक्ट होते हैं, और मैंने जैसे कहा कि 1-2 नंबर भी आपका सिलेक्शन का चांसेस रोकते हैं, तो उस बात पे आपको जरूर ध्यान रखना है। तो ये हो गया। और एसए में भी आपको इनरिचमेंट में मैंने बताया है कि इनरिचमेंट आप मल्टी डायमेंशनल टॉपिक भी लिखेंगे। एसए में इनरिचमेंट मैंने क्या किया था कि मैंने बहुत सारे जो भी जो श्लोक है, जैसे भगवत गीता का श्लोक है, महाभारत का श्लोक है, उन सब श्लोक को मैंने काफी हद तक यूज किया था, और जो भी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी जो वेस्टर्न फिलोसफर जैसे प्लेटो हो गया, अरिस्टोटल हो गया, उन सब के सोर्सेज को भी मैंने वहां पे उनके जो लोकोक्तियाज है, जो वो कोट की बताए हैं, उनको मैंने कॉपी में भी लिखा है। जो ऑफिशियल कॉपी है मैंने वहां पे भी रिप्रेजेंटेशन किया है। और जब भी आप एस्से को लिखे तो आप हमेशा पैराग्राफ ध्यान दें कि जो पैराग्राफ आप एंड कर रहे हैं वहां से पैराग्राफ आप स्टार्ट करें, और 2 या 3 पैराग्राफ में लिखें, क्योंकि एस्से आप जितना बेहतर तरीके से आप बेहतर स्ट्रेटजी में बेहतर लेजिबल राइटिंग में लिखते हैं उतना ज्यादा आपका एस्से में इनरिचमेंट होता है और एस्से में आपको मार्क्स मिलते हैं। फोर्थ सेक्शन की मैं बात करूं तो टाइम मैनेजमेंट प्रैक्टिस मैंने कैसे किया था। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए मैं हमेशा जो डीआई के क्वेश्चन तो सॉल्व करता था, साथ में मैं आंसर राइटिंग की जो भी प्रैक्टिस की जो क्वेश्चन है, जैसे मैं जो स्टैटिक सब्जेक्ट से क्वेश्चन को उठाता था, जैसे मैंने आपको बताया कि हिस्ट्री की क्वेश्चन है जो भी पीवाईक्यूज में पूछे गए, मैं डेली 8 मार्क्स के क्वेश्चन और 38 मार्क्स के क्वेश्चन को लिखता था, साथ साथ मैं पॉलिटी के भी क्वेश्चन को लिखता था, जो भी स्टैटिक सब्जेक्ट है, इवन साइंस एंड टेक के भी क्वेश्चन को। तो उससे, और मैं टाइमर हमेशा ऑन करता था। जब भी आप आंसर राइटिंग लिख रहे हैं तो टाइम को आप 3 आवर्स का एग्जाम होता है तो आप 2 आवर्स 45 मिनट तक लिख सकते हैं, तो आपका प्रॉपर एग्जाम हॉल में वो टाइम को कवर आप कर सकते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा सेक्शन होता है। अगर आप टाइम मैनेजमेंट कर लेते हैं और पेपर पूरा अटेम्प्ट कर लेते हैं तो मेंस में आपको बहुत बेहतर उत्तर और बेहतर आंसर मिल जाता है। तो इस बात का टाइम मैनेजमेंट का ध्यान जरूर रखें। और टाइम मैनेजमेंट हमें खासकर करना है तो GS2 में करना है, क्योंकि GS2 में अगर हम टाइम मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो हमारे क्वेश्चन ज्यादातर छूट जाते हैं। तो मैं GS2 के लिए हमेशा आपको सजेस्ट करूंगा कि आपका जो स्ट्रेंथ है, जो आपका जो स्ट्रेंथ जोन है, आप वहां से स्टार्ट करें। जैसे मेरा स्ट्रेंथ जोन था वो पॉलिटी, तो मैं हमेशा जो है पॉलिटी को स्टार्ट करता था और पॉलिटी के पूरे पेपर को 1 आवर 10 से 15 मिनट में कंप्लीट करने की कोशिश करता। सबसे पहले आप 38 मार्क्स के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, उसके बाद 8 मार्क्स के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। जैसे ही पॉलिटी आपका कंप्लीट होता है उसके बाद आप जियो वाले सेक्शन या साइंस, जो भी आपका इंपॉर्टेंट, जो भी मजबूत सब्जेक्ट है, आप उस पर फॉलो कर सकते हैं। तो मैं जियो और इको वाले सेक्शन में जो भी 38 मार्क्स से 2 क्वेश्चन होते थे उसको कंप्लीट करता था विद इन 40 मिनट्स, 20 मिनट्स फॉर ईच क्वेश्चन। और उसके बाद मैं साइंस के क्वेश्चन के 38 मार्क्स को सॉल्व करता था, क्योंकि मेरा हमेशा फोकस 38 मार्क्स के क्वेश्चन पे रहता था, क्योंकि मैं जब 38 मार्क्स के क्वेश्चन को सॉल्व कर लूंगा तो मैं 8 मार्क्स के क्वेश्चन को इजिली सॉल्व कर लूंगा। तो आप हमेशा ध्यान रखें कि 38 मार्क्स का क्वेश्चन का वेटेज ज्यादा है, क्योंकि मेंस में हर एक क्वेश्चन का डिफरेंट वेटेज है। ये पीटी के मुकाबले डिफरेंट पैटर्न पे सेट है। तो आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि जो सबसे मैक्सिमम वेटेज का क्वेश्चन है आप उस पर मैक्सिमम एफर्ट लगाना है, जो मिनिमम वेटेज का एफर्ट है। क्योंकि हाल देखा जाता है कि अगर 8 मार्क्स के क्वेश्चन में आप ठीक ठाक लिख देते हैं तो तकरीबन 4 to 5 मार्क्स या 3 to 4 मार्क्स आपको मिल ही जाते हैं। तो आपको फोकस 38 मार्क्स के क्वेश्चन पे करना है। जैसे 38 मार्क्स कंप्लीट करते हैं आप सीधा स्विच कर देंगे 8 मार्क्स के क्वेश्चन पे, और उसको जो प्रॉपर डिमांड है उतना लिखे। 8 मार्क्स के क्वेश्चन पे ज्यादातर हम देखते हैं कि हम कुछ क्वेश्चन पे ज्यादा लिखने लगते हैं और कुछ क्वेश्चन पे कम ध्यान देते हैं, लेकिन आपको हर एक क्वेश्चन को इक्वल वेटेज देना, क्योंकि जो भी क्वेश्चन होते हैं 8 मार्क्स के वो 8 मार्क्स और 7 मार्क्स के होते हैं। साथ साथ ये भी पैटर्न देखा गया है कि साइंस और हिस्ट्री में 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं 6 नंबर के। तो उस केस में तो सारे क्वेश्चन का सब वेटेज है, तो वहां पे जो पूछा गया आप वही लिखें, सिर्फ डिमांड को एड्रेस करें और वहां से एक प्रॉपर फॉर्मेट। आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि 8 मार्क्स के क्वेश्चंस में भी आप फॉर्मेट को कंप्लीट करेंगे तभी आपको मार्क्स अच्छे मिलते हैं। जहां तक मैंने इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन के फॉर्मेट को यूज किया था तो वो काफी हद तक एक बड़ा सेक्शन होता है, तो उसमें आपका ध्यान रखेंगे। जो 5th सेक्शन है मैं ये बताना चाहूंगा कि खासकर बच्चे जो है क्या मिस्टेक्स करते हैं मेंस के प्रिपरेशन के दौरान। तो मैंने ये पाया है कि बच्चे जो है वो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, जो एस्पिरेंट्स जो है आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस बहुत कम करते हैं, जिस कारण से उनको टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज्यादा होती है। तो आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस जितना कर सके उतना करें, क्योंकि आपको इसमें टाइम मैनेजमेंट सॉल्व करेगा। आपको ज्यादा इसमें एक्सपेरिमेंट नहीं करना। जो भी पीवाईक्यूज के क्वेश्चन पूछे गए हैं 67 से लेकर 71 तक आप उनको सॉल्व करें।
प्रॉपर टाइम फ्रेम में सॉल्व करें तो आपको वहां पे मिस्टेक्स नहीं है। दूसरा मिस्टेक हम देखते हैं कि जो डिमांड पूछा गया है उस डिमांड को हम लोग प्रॉपरली एड्रेस नहीं करके हम दूसरे डायमेंशंस पे चले जाते हैं। दूसरे डायमेंशंस पे तभी हम जाएंगे जब हम डिमांड को एड्रेस करेंगे। फिर जो थर्ड सेक्शन होता है वहां पे हम लोग हेडिंग और सब हेडिंग्स पे फोकस नहीं करते। आपको ध्यान रखना है कि अगर आप हेडिंग्स और सब हेडिंग्स अगर प्रॉपरली वहां पे आप एड्रेस करते हैं तो आप एग्जामिनर को अट्रैक्ट करते हैं। वहां पर कैची पॉइंट होता है कोई भी आंसर राइटिंग का। ये मैंने अपने सीनियर से सीखा था। और जो भी मैंने जो भी इंटरव्यू जो टॉपर्स के जो इंटरव्यू है जो मैं दिल्ली नॉलेज ट्रैक के चैनल पे देखा था वहां से मैंने इस बात को देखा था कि जो हेडिंग्स और सब हेडिंग्स को आप प्रॉपर कवर करते हैं तो आपका वो एग्जामिनर को आप अच्छे तरह से अट्रैक्ट करके आप वहां पे हाईएस्ट मार्क्स को अचीव कर सकते हैं। और लास्ट में आप देखेंगे कि आप बुलेट पॉइंट्स में ज्यादातर लिखने की कोशिश करें क्योंकि वहां से आपको मैक्सिमम मार्क्स होते हैं। और प्रेजेंटेशन टेक्निक पर जरूर ध्यान दें क्योंकि प्रेजेंटेशन टेक्निक आपका अगर बेटर नहीं होगा तो आप मैक्सिमम मार्क्स नहीं अचीव कर पाएंगे और फिर आपको बीपीएससी में मेंस में ज्यादातर दिक्कत होगी। तो आप उस बात का जरूर ध्यान रखें। और साथ में लास्ट में मैं ये बोलना चाहूंगा कि हेडिंग्स को भी अंडरलाइन करिए। थोड़ा सा लिस्ट पॉइंट होता है लेकिन आप उस पर जब ध्यान देंगे तो आप वहां पे थोड़ा अच्छा नंबर गेन कर सकते हैं। तो मेरी मेंस की यही स्ट्रेटजी रही है। मैं एस्पिरेंट्स को यही सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप नियमित रूप से मल्टीपल रिविजन करें, लिमिटेड रिसोर्सेज को फॉलो करें, सोशल डिस्ट्रैक्शन से एकदम दूर रहें क्योंकि आप सोशल डिस्ट्रैक्शन से दूर रहते हैं तो आप ज्यादातर टाइम अपने मेंस के कंटेंट को दे पाते हैं। और जितना ज्यादा आप लिखेंगे, जितना ज्यादा रिविजन करेंगे, तो मैं अपने सक्सेस में हमेशा 3 फैक्टर्स को डिसाइड किया हूं कि मैं कंसिस्टेंट रहा हूं आंसर राइटिंग के प्रैक्टिस में, मैंने अपने हार्डवर्क पे फोकस किया है और मैं हमेशा जो है वो डेडिकेटली पढ़ाई किया है एक क्वालिटी टाइम में। जो लास्ट सेक्शन में इस डिस्कशन का बोलना चाहूंगा कि जो खासकर जो एस्पिरेंट्स जॉब में होते हैं या जॉब छोड़ के तैयारी करते हैं उनके लिए कितना चैलेंजिंग होता है। क्योंकि मैं इंटेल कॉर्पोरेशन में जॉब कर रहा था, वहां पे मेरी एक हैंडसम 18 लाख की पैकेज थी। जो मैं उस पैकेज को छोड़ के मैंने तैयारी की तो मेरे लिए काफी हद तक चैलेंजिंग था क्योंकि मेरा ये लॉन्ग टर्म गोल था कि मुझे बीपीएससी में जाना है, मुझे बीपीएससी सिविल सर्विसेज को क्रैक करना है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आना है। तो एक एस्पिरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग सिचुएशन होता है कि क्या वो जॉब छोड़ के तैयारी करे या जॉब के साथ तैयारी करे। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जॉब छोड़ना एक नेसेसरी नहीं है। अगर आप अपने टाइम को अच्छे से मैनेज कर रहे हैं तो आप आराम से इस एग्जाम को, जैसे मैंने स्ट्रेटजी पहले बताई, उस स्ट्रेटजी से आप सॉल्व कर सकते हैं। मेरे लिए ये थोड़ा पॉसिबल नहीं था क्योंकि मैं टाइम मैनेज नहीं कर पा रहा था क्योंकि मेरा वर्कलोड जो था वो मेरी कंपनी में थोड़ा ज्यादा था। इस कारण से मुझे जॉब छोड़ना पड़ा क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग सिचुएशंस ऑफ माय लाइफ था। तो जॉब छोड़ने के बाद एक सबसे बड़ा सवाल होता है कि अनसर्टेनिटी। तो अनसर्टेनिटी तो रहता है क्योंकि एग्जाम होगा नहीं होगा, क्योंकि मुझे भी लग रहा था कि मुझे ये एग्जाम मैं निकाल पाऊंगा या नहीं निकाल पाऊंगा, लेकिन मन में हमेशा ये सब जो एक सेल्फ डेडिकेशन और सेल्फ बिलीफ था कि आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूं। और अगर मैं अपने आप पे बिलीव कर रहा हूं, बिलीव इन योर सेल्फ, यू कैन डू इट, तो मैं इसमें कर सकता हूं। तो मैंने इसी स्ट्रेटजी को फॉलो किया था। तो जो भी जॉब कर रहे हैं आप डेडिकेटली प्रिपेयर करें, सिंपल सा रिसोर्स फॉलो करें, लिमिटेड रिसोर्स फॉलो करें, एक कॉन्साइज नोट्स आप जरूर प्रिपेयर करें क्योंकि अगर आप कॉन्साइज नोट्स प्रिपेयर करते हैं तो ये मतलब जितने भी बीपीएससी आपको देना है, अगर आपका सिलेक्शन अगर पहले ही अटेम्प्ट में एसडीएम के लिए होता तो सबसे अच्छी बात है जो मेरे साथ हुआ था। लेकिन अगर आप नेक्स्ट बीपीएससी भी देना चाहते हैं तो जो कॉन्साइज नोट्स अगर आप प्रिपेयर करेंगे तो आपको काफी हद तक इंपॉर्टेंट होगा और आपको काफी हद तक काम आएगा। मतलब ये फ्यूचर और सदियों तक आपको काम देगा। जो मैंने ये यूज किया था तो आप इस चीज का ध्यान रखिए। और तीसरा बात है कि जॉब छोड़ने के बाद फाइनेंशियली, मेंटली और इमोशनली हम लोग काफी हद तक चैलेंजिंग होता है। तो मैं अपने जो भी फाइनेंशियल जो कंडीशन था मैंने उसको काफी हद तक बैलेंस किया है। जो भी ओवर खर्च थे मैंने उसको कम किया, इमोशनली अपने आप को संभाला है, सोशल डिस्ट्रैक्शन से दूर रखा है, सोशल मीडिया से काफी हद तक दूर रखा है, मैं गैदरिंग बहुत कम करता था सो दैट मैं अपने पढ़ाई पे फोकस कर सकूं क्योंकि ये मेरी बहुत लंबी स्ट्रगल की जर्नी रही है। तो मैं यही कहना चाहूंगा। तो आप जॉब के साथ या जॉब रहकर आपके डिसीजन आप लेके आप आराम से इसकी तैयारी करके निकाल सकते हैं, जो मैंने ये किया है। और लास्ट में मैं ये दिल्ली नॉलेज ट्रैक के चैनल को बहुत बड़ा थैंक यू कहना चाहूंगा क्योंकि उन्होंने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे आके अपने एक्सपीरियंस को शेयर करूं। और जो भी व्यूअर्स है मैं उनको भी थैंक यू बोलना चाहूंगा क्योंकि उनके वजह से मैं यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर पा रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।